हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे, मैंने 90 तक क्वेश्चंस नहीं, कहाँ तक करवा दिए मैंने? 60 तक करा दिए हैं ना? 60 तक मैंने क्वेश्चन जो है वो 60 तक कराए हैं और आज मैं कराऊंगी 90 तक और उसके बाद 30 और मिला के 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 30 क्वेश्चंस और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब आज ये 90 क्वेश्चंस का पूरा सेट था जो मैं इसको आज पूरा करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज 360 डिग्री, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे जो हैं वो 90 के 90 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ट्रेंड्स मूवमेंट्स और लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी मूवमेंट्स पे थे बेसिकली। तो जो उसमें मूवमेंट्स दिए हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा इंग्लिश का सीरीज 360। शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दो कर दो कर दो। और यहां से मैंने 60 तक करा दिया था। हो गया था, मेटाफिजिकल वाला स्टार्ट हुआ था। तो ये आज क्लास नंबर 7 है। आप लोग देखना चाहें तो देखना चाहिए भी आप लोगों को। तो आप लोगों को चाहिए क्लास 5 और 6 लिटरेरी मूवमेंट्स और उसी की क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। आज मुझे 61 से क्वेश्चंस जो हैं वो कराने हैं। और चलिए द टर्म मेटाफिजिकल विच क्रिटिक, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में भी आएगा कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस हैं। विच क्रिटिक एक्सटेंडेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स इन द लाइव्स ऑफ द पोएट। अब लाइव्स ऑफ द पोएट किसने लिखी है आपको ये पता होना चाहिए। मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म किसने दी है? तो लाइव्स ऑफ द पोएट में बेसिकली आपको आना चाहिए लाइव्स ऑफ द पोएट से। तो यहां से आप लोग, मुझे पता है, फटाफट फटाफट जवाब दे रहे हैं। और ये है हमारा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बुक है लाइव्स ऑफ द पोएट, और उसमें उन्होंने डेरोगेटरीली ये टर्म जो है वो यूज करी है, मेटाफिजिकल पोएट। और ये जो है इन्होंने एक्सटेंड करी है, एक्सटेंडेड जो टर्म जो है उन्होंने ये करी है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, with which poet does Elizabethan poetry close and Caroline poetry begin? एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, रिचर्ड क्रॉशॉ, विलियम मॉरिस। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, इन पे हमें रुक के जो है रुक कर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। With which poet does Elizabethan poetry close and Caroline poetry, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, रिचर्ड क्रॉशॉ या विलियम मॉरिस। तो एलिजाबेथन पोइट्री का अंत होता है और कैरोलिन एज की पोएट की शुरुआत होती है मेटाफिजिकल पोइट्री से, एंड दैट इज जॉन डन। तो ये है आपका दैट इज जॉन डन। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which metaphysical poet known for his religious theme simplicity and devotion? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम काउले या हेनरी वॉगन। रिलीजियस थीम एंड सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा क्या करती हूँ कि मेटाफिजिकल पोएट पे आपको थोड़ा सा कुछ बता भी देती हूँ, है ना। मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्स, उससे आप लोगों को चीजें पता भी चलेंगी और आप आराम से जवाब भी दे पाएंगे। तो वैसे इसमें क्या, विच मेटाफिजिकल पोएट इज नोन फॉर हिज रिलीजियस थीम एंड सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन। तो पहले इसका आंसर दे लूं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताना चाहूंगी। पहले इसका आंसर दे लेती हूँ, है ना, क्योंकि आप सोचोगे बीच में ये बता के
या इसको खत्म कर दूं मेटाफिजिकल एज को तब इसका जवाब दे दूं? देखती हूँ कितने हैं क्वेश्चन इसके, कितने हैं 68 तक है, पहले यही करवा देती हूँ। तो विच मेटाफिजिकल पोएट इज रिलीजियस थीम सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन? इसका आंसर है आपका दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट है विच मेटाफिजिकल, और मैं आप इन क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद आपको पहले मेटाफिजिकल एज के बारे में, मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बताकर ही इसको खत्म करूंगी। तो विच मेटाफिजिकल पोएट इज नोन फॉर हिज रिलीजियस थीम सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन? एंड दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट। Question number 64. Who is described as a mystic by heart whose themes include childhood memories and eternity? Henry Vaughan, Richard Crashaw, Andrew Marvell या जॉन मिल्टन? हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रॉशॉ, एंड्रयू मार्वल या जॉन मिल्टन? मिस्टिक ऑफ बाय हार्ट, ये टर्म देखिए और उससे आपको पता होना चाहिए दैट इज हेनरी वॉगन। दैट इज हेनरी वॉगन। Who is the last poet of the metaphysical school and a transitional poet figure? And a transitional figure. Who is the last poet of the metaphysical school and a transitional figure? जॉन डन, अब्राहम काउले, टी.एस. इलियट। देखो टी.एस. इलियट और डी.जी. रोजेटी तो वैसे ही कट जाते हैं। जॉन डन जो है वो मास्टर ऑफ, जो लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कहलाते हैं। तो बचे कौन? अब्राहम काउले। Which poet combined the Renaissance spirit of romance and Puritan humanism? And that is Renaissance spirit of romance and Puritan humanism. That is Andrew Marvell. Carpe Diem philosophy. Andrew Marvell. The popularity of metaphysical poetry in the modern era is credited to whose introduction? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना भी चाहूंगी कि ये जीआईसी लेक्चरर के पेपर में, यानी कि जो 2021 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा भी गया था, ये वाला। द पॉपुलैरिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इन द मॉडर्न एरा इज क्रेडिटेड टू हुज इंट्रोडक्शन? सैमुअल जॉनसन, एच.जे.सी. ग्रियर्सन, जॉन ड्राइडन या टी.एस. इलियट? तो भैया मॉडर्न एज के हैं टी.एस. इलियट और उन्हीं का है मेटाफिजिकल पोएट्स, उनका एसे है। उन्होंने वापस जो है मेटाफिजिकल पोएट्स को मॉडर्न एज में वो लेकर आए हैं। और उसके बाद अब 68 क्वेश्चन करा के आपको मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में बता दूं। What is a conceit in metaphysical poetry? A simple rhyme scheme, a far-fetched comparison, a focus on nature and simplicity, a rule of reason. तो आप सभी को पता है कि far-fetched comparison, जो दो डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है, वो भी बहुत ही far-fetched। तो चलिए अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा आप लोगों को मेटाफिजिकल एज के बारे में बताया जाए, या यही बता दिया जाए, वाइट पे ज़्यादा अच्छा सा भी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेटाफिजिकल एज के बारे में बताती हूँ। देखिए, जो ये मेटाफिजिकल पोइट्री थी, मेटाफिजिकल पोइट्री 17वीं सेंचुरी का के ये पोएट्स थे। कौन सी सेंचुरी के थे? 17वीं सेंचुरी के। और दिस पोइट्री वाज मार्क्ड बाय intellectual depth, philosophical speculation, and emotional intensity. ठीक है जी। अब इनकी जो अब इनके जो मेजर पोएट्स हैं, अब ये थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी बताना चाहूंगी। मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में आपको बताती हूँ। मेजर मेटाफिजिकल
कौन है मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स? सबसे पहले आप सभी ने नाम सुन रखा है, जो जॉन डन है, लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। उसके बाद है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट जो है ये डिवोशनल मेटाफिजिकल पोएट, डिवोशनल, कॉलर, ईस्टर विंग्स वगैरह हैं, और ये ही इज नोन फॉर पैटर्न पोएट्री, यानी कि जिसमें वो पोएट्री के विंग्स लिखी है, तो विंग्स के ऐसे ऐसे करके ही जो है पोएट्री लिखी। अब उसके बाद है एंड्रयू मार्वेल। ये है ब्रिज बिटवीन मेटाफिजिकल एंड केवेलियर। ठीक है जी। उसके बाद है आपके हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन, ये सब मेन पॉइंट्स लिखवा रही हूं, आप लोगों को भी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हेनरी वॉगन है मिस्टिक, ये है मिस्टिक मेटाफिजिकल। उसके बाद चाइल्डहुड इनोसेंस, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी को दिखाने वाले। उसके बाद है रिचर्ड क्रॉशॉ। रिचर्ड क्रॉशॉ है सेंसुअसनेस, बैरक एंड सेंसुअस, बैरक एंड सेंसुअस। तो ये जो है सभी आप इनके जो एस्पेक्ट है, मैंने इसलिए लिखवा दिया आपको, एस्पेक्ट है। और इसमें आपको अगर इसमें इनके जो क्रिटिसिज्म भी अगर आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो सैमुअल जॉनसन ने कहा द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड टुगेदर बाय वायलेंस टुगेदर, आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। और टी.एस. इलियट जिन्होंने कहा है यूनिफाइड सेंसिबिलिटी बोला है। तो बेसिकली आप लोगों को ये मेजर राइटर्स के बारे में उनका पैटर्न पोइट्री किसका स्टाइल है, जॉर्ज हर्बर्ट का। जैसे अगर विंग्स पोएम लिखी तो वो विंग्स के अंदाज में ही ऐसे ऐसे करके पोएम लिखी, दैट इज पैटर्न पोइट्री, जो इनका ईस्टर्न विंग्स जो इनकी पोएम है। और ये था मैंने मेटाफिजिकल, मैंने कहा पहले आपको बता दूं कि 17th सेंचुरी के पोएट्स से, हालांकि इनके बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तो कहा था कि द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, और टी.एस. इलियट ने इनके लिए यूज किया यूनिफाइड सेंसिबिलिटी जो है वो टर्म यूज किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए, ये रोमांटिसिज्म पे है। Which scholar observed that the word romantic means so many things that by itself it means nothing? ये किसने जो है वो कहा है? और रोमांटिसिज्म के बारे में, भाई देखिए रोमांटिक जो वर्ड है ये चलो मैं क्या बोलूं, जब आप लोगों को बताएंगे तो अच्छे से अपने आप जवाब ही देंगे ही। तो चलो शुरू करते हैं, और ये है विच स्कॉलर ऑब्जर्व्ड दैट द वर्ड रोमांटिक मीन्स सो मेनी थिंग्स दैट बाय इटसेल्फ इट मीन्स नथिंग। बिल्कुल सही जवाब है, बात है इसकी कि रोमांटिक अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं, एस्केप जो है एस्केपिज्म है, एस्केप इन नेचर, और फार फ्रॉम द रियलिटी, मगर उसका खुद का मीनिंग कुछ नहीं। और ये किसने कहा है? A.O. Lovejoy ने। दिस इज अ कमेंट बाय A.O. Lovejoy, who is said to have first used the term romantish for the school of poets। तो ये किसने जो है ये टर्म यूज करी है, रोमांटिश, किसने यूज करी है? और अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे तो ये क्या है बताइए। हाँ जी, एंड फ्रेडरिक शेगल, वॉल्टर पीटर, A.O. Lovejoy या सैमुअल बैकेट। और ये किसने दी है टर्म? और ये who is said to have first used the term, किसने जो है ये टर्म यूज करी है? एंड दैट इज, बताइए सबसे पहले आप लोगों को। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ये वाला लिटरेरी टर्म जो है अपना, मैंने सोचा आपको जब पढ़ाई रही हूँ तो और चीज़ें भी बता दूँ, तो इसीलिए मैं इसको आपको बताने के लिए ही, देखिए
ये जो कहा है ये फ्रेडरिक शेलगल ने जो है ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है, दैट इज फ्रेडरिक शेलगल। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी चाहूंगी कि इस टर्म के बारे में। अमेरिकन स्कॉलर हैं ए ओ लवजॉय, उन्होंने कहा कि द वर्ड रोमांटिक मीन्स सो मेनी थिंग्स बट जो इसका अपना जो मीनिंग है वो कुछ भी नहीं है। और जर्मन क्रिटिक फ्रेडरिक शेलगल ने कहा कि ही वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म रोमांटिश फॉर डिस्क्राइबिंग स्कूल ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स। मतलब ये जो टर्म यूज करी गई ना, फॉर ये जो टर्म यूज करी गई है ये कौन से स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की गई है? दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर द राइटर्स, दिस टर्म वाज used for the writers who opposed the classical school of learning जिन्होंने क्लासिकल स्कूल ऑफ लर्निंग को अपोज जो है वो किया था, उसके जो राइटर अपोज टू द क्लासिक या हु अपोज द क्लासिकल स्कूल ऑफ लर्निंग। तो जनरली रोमांटिक्स जो है ना वो बेसिक गुडनेस ऑफ मैन में, दे बिलीव इन द बेसिक गुडनेस ऑफ मैन। और उनका मानना ये है कि सिविलाइजेशन के द्वारा जो ह्यूमैनिटी है उसे करप्ट कर दिया गया है। और रोमांटिसिज्म जो है वो रिमोटनेस, डेसोलेशन, इसके द्वारा इसको कैरेक्टराइज किया गया है। जनरली रोमांटिक्स बिलीव्स इन द बेसिक गुडनेस ऑफ मैन हु हैज बेसिक गुडनेस ऑफ मैन जो कि मैन को बर्बाद कर दिया गया है किसके द्वारा, ये मैंने अभी पढ़ाते हुए बताया था, दैट इज मैन हैज बीन करप्टेड बाय सिविलाइजेशन। हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये भी आप सभी को पता है ये लाइन मेरे हिसाब से तो कई बार आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं कि दैट इज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, और दैट इज वॉल्टर पीटर, that is Walter Peter. Addition of strangeness. And the next question is, the phrase liberalism in literature regarding romanticism was first used by, that this term liberalism in literature that was first used by Victor Hugo. ये सारे टर्म्स रोमांटिसिज्म पढ़ते हुए आपने कई बार पढ़े होंगे। द प्री रेफेलाइट मूवमेंट, अब पहले मैं आपको प्री रेफेलाइट मूवमेंट के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। काफी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, नहीं अभी तो एक्सप्रेशनिज्म के भी हैं। पहले मैंने सोचा प्री रेफेलाइट, देखो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ था मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि इसके पॉइंट्स में मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी और इसके लीडर थे, हो सकता है आगे आए, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। ये स्टार्ट दिस मूवमेंट अकर्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th century. This movement started in the 19th century, and who was the leader of the pre-Raphaelite movement? Pre-Raphaelite movement के लीडर हैं दांते गैब्रियल रोसेटी, जिनकी बहुत ही फेमस पोएम है द ब्लेस्ड डेमोजेल, दैट इज द ब्लेस्ड डेमोजेल। ये उनकी बहुत ही फेमस पोएम। In what year was the pre-Raphaelite brotherhood organized? Pre-Raphaelite brotherhood कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज हुआ? That is in 1848. कौन कौन था इसमें? D.G. रोजेटी, विलियम होलमैन हंट, जॉन मिलेस, रोजेटी, विलियम होलमैन हंट एंड जॉन मिलेस, इन्होंने जो है ये मिलकर इस प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का ग्रुप को फॉर्म किया था। और इनका द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड ये एम था आइडेंटिफाई आर्टिस्टिकली विद पेंटर्स बिफोर विच, ये मानते थे कि प्री रेफेलाइट तो रैफल से पहले की जो रचना है उसके बारे में बताना,
This movement occurred not only in the field of paintings but also in the field of arts. तो Raphael से पहले basically the pre-Raphaelite brotherhood identified artistically with the painters before Raphael. Raphael से पहले के जो painters थे ये उनके साथ identify करते थे. Raphael जो कि 15th century के Italian poet painter थे और इनका था कि this aim was initiated in painting and later it was brought into literature as well. और इनका प्री रेफेलाइट्स का एक जर्नल भी था जिसका नाम था द जर्म और ये इनकी दिस पोइट्री वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कन्वेंशनलिटी ऑफ पोइट्री. दिस पोइट्री वाज अ रिवोल्ट पोइट्री. This was a revolt poetry against the conventional poetry. और ये लिखा गया रैफेल के. The next one is what was the name of the journal started by the pre-Raphaelites? और अभी आपको मैंने बताया इनके जर्नल का नाम है द जर्म. द जर्म से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी. जर्म जर्नल निकाला था. द pre-Raphaelite poetry was a reaction against the conventionality of which poet? ये भी देखिए ये कौन से पोएट की कन्वेंशनलिटी के अगेंस्ट है? बताइए जल्दी बताइए. This pre-Raphaelite poetry was a reaction against the conventionality of Tennyson. टेनिसन की कन्वेंशनलिटी के अगेंस्ट थी ये पोइट्री. आर्ट फॉर आर्ट सेक इज अ फिलॉसफी एसोसिएटेड विद. आर्ट को आर्ट के नजरिए से देखो, उसमें मोरालिटी ढूंढने की कोशिश ना करो. आर्ट फॉर आर्ट सेक. देखिए प्री रेफेलाइट पोइट्री में कॉलरिज का सुपरनैचुरलिज्म आपको देखने को मिल जाएगा, शैले का मिस्टिसिज्म देखने को मिल जाएगा. और ये प्री रेफेलाइट्स आर आर्टिस्ट, आर्ट दे फेवर आर्ट. ये इनकी फिलॉसफी थी. ये इन्होंने इस फिलॉसफी को दिया ही नहीं है. ये इनकी फिलॉसफी थी आर्ट फॉर आर्ट सेक. इसका मतलब है उनका ये कहना था आर्ट को आर्ट की तरह देखो, आर्ट के वर्क से मोरालिटी की उम्मीद ना रखो. Who criticized D.Z. Rossetti's poetry as belonging to the fleshy school of poetry? भाई देखो इनकी पोइट्री पे ऑब्सिनिटी के आरोप लगाने वाले थे. कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने इनकी पोइट्री पर वोलुप्टुअसनेस एंड सेंसुअसनेस का आरोप लगाया था, सेंसुअलिटी का उन्होंने कहा था. और ये थे रॉबर्ट बुकैनन. इनका मानना था बहुत ही वोलुप्टुअस, बहुत ही अश्लील पोएम्स हैं. दैट इज रॉबर्ट बुकैनन. चलिए, which pre-Raphaelite poet is described as a singer of freedom, liberty and patriotism? किसको कहा जाता है? That is he is a painter but he is also a singer of freedom, liberty and patriotism. एक आपको हिंट दूं, हैं? आप लोगों ने ये हिंट सबने सुन रखा होगा. कौन है ये? किसने परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है किसको? बताओ. सुन रखा होगा आपने. परफेक्ट सिंगिंग गॉड, शैले इज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड. और किसने कहा है ये? अरे बताओ, पता तो है आपको. दैट इज स्विनबर्न. And that is Swinburne. That is Swinburne. चलिए आगे बढ़ते हैं. और अब हमारे एक्सप्रेशनिज्म पे क्वेश्चंस जो है स्टार्ट होंगे. एक्सप्रेशनिज्म के बारे में वैसे तो मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बता भी चुकी हूँ, मगर फिर भी अच्छा अभी बचा है. Which pre-Raphaelite artist poet had a primary interest in the Middle Ages? William Morris, दाते गैब्रियल रोजेटी, जॉन मिलेस या स्विनबर्न? देखिए विलियम मॉरिस, दाते गैब्रियल रोजेटी या जॉन मिलेस, ये स्विनबर्न, ये सारे जो हैं प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के ही जो हैं वो इन्होंने ही फॉर्म किया था, तीनों ने, विलियम मॉरिस और इसमें. और जो प्राइमरी इंटरेस्ट मिडिल एजेस में था वो थे विलियम मॉरिस. दैट वाज विलियम मॉरिस.
अब आते हैं एक्सप्रेशनिज्म पे। एक्सप्रेशनिज्म इज अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इट। वैसे मैं इसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ, मगर फिर भी मैंने कहा कि चलो इसको भी ले लेती हूँ और आप लोगों को इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये एक रिफॉर्मिस्ट मॉडर्न मूवमेंट था दैट स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी एंड वेयर इट स्टार्टेड इन जर्मनी. It is a movement in the art. The artist does not describe the objective reality, rather it expresses the emotional reality of the person. तो ये है आपका expressionist is a modern movement that originated in Germany in the 20th century. Unlike a realist, an expressionist artist does not describe objective reality, but is interested in. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक expressionist artist जो होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं बताता, बल्कि इंटरेस्टेड होता है किसमें, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन, हमारे अंदर क्या चल रहा है, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस. The term expressionism was likely first used by Vauxhall after reviewing the painting of Julian August Herve, Vincent van Gogh, Pablo Picasso या Claude Monet. तो बताइए ये टर्म प्रोबेबली किसके ये टर्म सबसे पहले वॉक्सिलिस के द्वारा यूज की गई है जब उन्होंने पेंटिंग्स किसकी रिव्यू करी थी. तो उन्होंने पेंटिंग जो रिव्यू करी थी दैट इज जूलियन ऑगस्ते हर्ब. Expressionism developed as an avant-garde style before which major event? The French Revolution, World War I, the Restoration, the Romantic Revival. देखो ये टर्म ना avant-garde स्टाइल था. avant-garde ना बिफोर टाइम, मॉडर्न, और बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दैट इज बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, बस उनको भी करा के खत्म करते हैं इसको. ये हो गया हमारा 47 क्वेश्चन हो गया है. चलिए 47 करिए 87. Which playwright's work The Hairy Ape is described as an expressionistic play? आपको सबको पता है हैरी एप जो है वो यूजीन ओनियल का प्ले है, और इसमें उन्होंने जो है वो बताया है, जो कहानी बताई है कि सबसे बड़ी इसमें त्रासदी यही दिखाई है कि when the person of the working class feels alienated and the sense of belongingness, he feels ultimately that he doesn't belong to anyone, तो वही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है. An expressionistic play is compared to what in contrast to a realistic play like being like a photograph. तो ये फोटोग्राफ की तरह होता है और ये एक्सरे की तरह होता है. ये आंसर इसमें लगा रह गया है हमारा, तो कभी कभी कुछ आंसर्स रह जाते हैं. दैट इज एन एक्सरे. जैसे रियलिस्टिक प्ले को फोटोग्राफ कहा जाता है. अगर आपने मेरा पहले भी देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले अगर फोटोग्राफ है तो ये एक एक्सरे की तरह माना जाता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. नहीं हो गए 89 ही थे, 90 कहाँ थे हैं? अच्छा, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और उसमें भी करवाने में मुझे लगभग 28 मिनट्स जो है वो लगे हैं. हेलो हेलो. और जो है पता नहीं क्या होता है कि मुझे बीच में भी माइक चेक करना पड़ जाता है. एक बार पूरा रिकॉर्ड करने के बाद सारी चीज सफा हो गई थी. चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.